हेलो बच्चों, वेलकम टू रजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी जूलॉजी टीचर। अभी हम लोग कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके हैं। हमने कर लिया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और हमने कर लिया है गेमिटोजेनेसिस कर लिया है, और हमने डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल देख लिया है और स्ट्रक्चर ऑफ ओवा देख लिया। हमने काफ़ी सारे तरह के एग्स के बारे में भी बात करी है, करेक्ट। तो अब जब हमने ग्राफियन फॉलिकल का मैच्योरेशन देख लिया है, कैसे ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, ये हम लोग देख चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी भी देख चुके हैं। तो अब बारी है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। आज सिर्फ इतना ही, एक ही टॉपिक करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट है, और आपकी एनसीईआरटी ने सिर्फ एक ग्राफ दे रखा है इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे ये आपको समझ आए। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है कि जब हमारे पास ओवा था, है ना, फेलोपियन ट्यूब में ओवा आया लेकिन स्पर्म नहीं आया, या स्पर्म लेट हो गया आते आते, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम हमने पढ़ा था, बिल्कुल लास्ट इनर मोस्ट लेयर है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने पढ़ा था, इसका फंक्शन है, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो जब ओवा आया लेकिन स्पर्म नहीं आया, स्पर्म ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा, या स्पर्म लेट आएगा, तो ओवा ने ज्यादा देर तक वेट नहीं किया, तो क्या हुआ कि आपकी एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाती है। तो और ये क्या होता है, ये पूरे महीने चलता रहता है, पूरे महीने चलता है, यानी कि आपकी एंडोमेट्रियम हर महीने बनती है और हर महीने टूट रही है। तो इस पूरे साइकिल को, क्योंकि ये हर महीने हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक, तो इस पूरी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, पीरियोडिक shredding of endometrium। और अगर टू बी स्पेसिफिक हमने लिखना है तो इट इज द पीरियोडिक श्रेडिंग एंड proliferation ऑफ एंडोमेट्रियम। यानी कि जब एंडोमेट्रियम लेयर बार बार हर महीने बन रही है, हर महीने टूट रही है, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक श्रेडिंग, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग उसको बोल रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो वर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंसेस से आया है। मेंसेस वर्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ को। तो ये साइकिल क्योंकि हर महीने हो रही है और बार बार हो रही है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है, एक विमेन में हो रही है, एक लड़की में हो रही है। तो ये स्टार्ट होती है जब एक लड़की, एक गर्ल, एक विमेन कब आती है, प्यूबर्टी में आती है। तो जब वो बच्चा या लड़की वो प्यूबर्टी में आ रही है, उस टाइम पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। अब जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, जो किसी भी लड़की में जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मेनार्क। तो एक टर्म है क्या, मेनार्क। मेनार्क क्या है, मेनार्क इट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ गर्ल। एक लड़की में जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है बच्चों, उसको बोला जाता है मेनार्क। वहीं पर अब ये स्टार्ट हुई है तो ये रुकेगी भी। तो जब हमारी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जब किसी एक विमेन की लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है बच्चों, तो उसको बोला जाता है मेनोपॉज। मेनो और पॉज, पॉज वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है कि कुछ रुक रहा है, पॉज यानी कि कुछ रुक रहा है। तो ये क्या है, जब हमारी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोला जाता है, उस चीज को, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेनोपॉज। और ये कब होती है, जब वुमेन 45 to 50 ईयर्स की होती है।
ये टाइम पीरियड पूरी तरह से एक विमेन की बॉडी पे डिपेंड करता है बच्चों, 45 टू 50 ईयर्स ऑब्वियसली है, ठीक है। अब ये रेंज इसलिए लेके जाई जाती है, इसलिए ली जाती है क्योंकि हर विमेन की बॉडी इंटरनली अपना अलग अलग उसका एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। हॉर्मोन्स अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह से काम करना मतलब काम उनका वही है, लेकिन कब कहीं कुछ ज्यादा है कहीं कुछ कम है, तो बहुत इम्बैलेंस सा रहता है ना। हम हर विमेन की बॉडी को बोल नहीं सकते कि इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी है, इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी होगा, सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं मिलता है, ठीक है। तो जब हम लोग ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे करने वाले हैं, तो हम लोग लेंगे एक आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि है 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ये एक स्टैंडर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल है। 28 से 35 दिन तक की मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल सही होती है। मतलब अगर किसी एक विमेन में 28 से 35 दिन का एक पूरा साइकिल चल रहा है, इट इज ओके। बट अगर वो 35 दिन को 35 डेज को एक्सीड करती है, यानी कि फिर उस विमेन को कंसल्ट करा लेना चाहिए डॉक्टर से, क्योंकि फिर वो इर्रेगुलर मेंसेस में आ जाता है, ठीक है। अब मेनार्क से लेके मेनोपॉज के बीच में एक विमेन होती है सबसे ज्यादा फर्टाइल, है ना। इस टाइम पे एक विमेन होती है सबसे ज्यादा फर्टाइल, क्योंकि इसी टाइम पे क्या हो रहा है, विमेन की बॉडी में होता है एग रिलीज, ठीक है। अब फर्टाइल पीरियड है, एग रिलीज हो रहा है, एग रिलीज होगा तो फर्टिलाइजेशन होगी। अब ये एंडोमेट्रियम जो हर महीने बन रही है ना, जो हर महीने बन रही है, ये क्यों बन रही है, क्या सोच के बन रही है, मतलब जब इसे टूटना ही है, जब इसको एंड में जाके टूटना ही है, तो ये क्यों बन रही है बच्चों। ये बनती है क्योंकि इसको क्या है कि इसको पता है अगर गलती से ही फर्टिलाइजेशन हो गई है ना, गलती से भी या फिर मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई, तो इम्प्लांटेशन के लिए आपकी एंडोमेट्रियम का होना जरूरी है। इम्प्लांटेशन के लिए यानी कि जब ब्लास्टोसिस्ट आके आपकी एंडोमेट्रियम पे एम्बेड हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, उस चीज के लिए एंडोमेट्रियम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एंडोमेट्रियम इसी आस में बनती है, इसी चीज के लिए बनती है कि हर महीने बनेगी, वेट करेगी कि फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर वो बाद में ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये होती है प्राइमेट्स में। किसमें होती है, ये होती है प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स कौन होते हैं, हम, है ना। हम यानी कि मंकीज में होगी, ठीक है, एप्स में होगी और ह्यूमंस में होगी, ठीक है। इसके अलावा जो एक ग्रुप होता है उसका नाम है नॉन प्राइमेट्स। अब ये जो नॉन प्राइमेट वाला ग्रुप है, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है बच्चों। इसमें क्या होता है, इसमें होती है ईस्ट्रस साइकिल। अब जैसे कि ह्यूमंस में, प्राइमेट्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उस समय विमेन की जो फर्टिलाइजिंग पावर है, एग नहीं है वहां पे, है ना, तो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बहुत लो होती है। लेकिन जब हम लोग नॉन प्राइमेट्स के बारे में बात करते हैं, ईस्ट्रस साइकिल वो टाइम पीरियड है किसी भी नॉन प्राइमेट का, जब वो नॉन प्राइमेट एनिमल या वो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा रिसेप्टिव है, यानी कि सबसे ज्यादा उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कब है, इस टाइम पे जब ईस्ट्रस साइकिल चल रही होती है, ठीक है। तो हमें पता चल गया प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, नॉन प्राइमेट्स में ईस्टर साइकिल हो रही है, मेनार्क पता चल गया, मेनोपॉज पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जो हमारी एंडोमेट्रियम है वो थिकेस्ट लेयर है ना, यूट्रस की थिकेस्ट लेयर है हमारी एंडोमेट्रियम, वो शेड ऑफ हो रही है। यानी कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे एक तो यूट्रस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, और दूसरा इंपैक्ट आ रहा है कहां पर, ओवरी में, क्योंकि वहां से एग रिलीज हो रहा है, वहां से हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, तो दूसरा इंपैक्ट कहां आ रहा है, हमारी ओवरी में। अब जब हम लोग एक पूरा टर्म लेके चलते हैं, जैसे कि एक पूरा टाइम पीरियड है 1 से लेके 28 डेज का, है ना, 1 से लेके 28 डेज का हम लोग टाइम पीरियड लेके चलते हैं जब,
एक मिनट, ओके। अब होता क्या है कि एक चेंज आ रहा है हमारी ओवरी में, एक चेंज आ रहा है हमारी यूट्रस में। जब हम लोग ओवरी की बात करते हैं बच्चों, ओवरी में चेंजेस कहाँ आ रहा है? हमने पढ़ा था कि ओवरी में बन रहे हैं बहुत सारे फॉलिकल्स, है ना, बहुत सारे फॉलिकल्स बन रहे हैं, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, और फिर हमारा ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, जिससे हो रही है, जिसके रप्चर होने की वजह से हो रही है ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन के बाद वो बाकी सारी जो थीका है वो जाके कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो रही है, कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिकन्स बन रहा है। तो बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं वो है यूट्रस, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ओवरी के बारे में। चलो, अब जब हम लोग बच्चों बात करते हैं यूट्रस के बारे में, यूट्रस में क्या हो रहा है? फर्स्ट टू 5 डेज अगर हम लोग 28 दिन की साइकिल लेके चल रहे हैं, बहुत स्टैंडर्ड साइकिल है, हर वुमेन की 28 दिन की साइकिल नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या फेज आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है, हम लोग इसको ब्रेक डाउन करके दिखा रहे हैं। फर्स्ट 5 डेज क्या हो रहा है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम कितना होता है? 4 to 6 डेज। तो हम लोग लेके चल रहे हैं पहले 5 दिन। पहले 5 दिन क्या हो रही है? ब्रेक डाउन हो रही है। क्या हो रहा है? पहले 5 दिन हो रहा है बच्चों ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब ब्रेक डाउन हो गई फर्स्ट टू 5 डेज, है ना, ब्रेक डाउन हो गई। ब्रेक डाउन के बाद अब टूट गई, है ना। इसको पहले आस थी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, हुई तो बेचारी ब्रेक डाउन होगी। अब इसके ब्रेक डाउन होने के बाद अब ये दोबारा बनेगी, है ना। क्या होगा? अब ये दोबारा बनेगी। तो जब ये दोबारा बनेगी, क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम फॉर्म्स अगेन। तो अब क्या हुआ? अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, अब उसने फिर से टाइम लिया किसका? एंडोमेट्रियम बनने का। इस फेज को जब ब्रेक डाउन हो रहा है, एक एंडोमेट्रियम का जब ब्रेक डाउन हो रहा है, इसको हम लोगों ने बोला मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। और एंडोमेट्रियम जब दोबारा बन रही है बच्चों, इसको हम लोगों ने बोला प्रोलिफरेटिव फेज। ये चेंजेस कहां हो रहे हैं? सारे चेंजेस हो रहे हैं यूट्रस के अंदर, ठीक है। अब ये प्रोलिफरेटिव फेज, अब क्या हुआ? अब ये ब्रेक जैसे ही बनी, ठीक है, उसके बाद इसने वेट किया, है ना। उसके बाद क्या किया? इसने वेट किया किसका? फर्टिलाइजेशन होने का। क्योंकि ओवा रिलीज हुआ, ओवा रिलीज हुआ तो इसने स्पर्म का वेट करा। स्पर्म का वेट कब तक करती है? जब ये ओव्यूलेशन हो जाता है बच्चों, ओव्यूलेशन के कुछ टाइम तक बाद, यानी कि 4 to 5 डेज बाद तक ये क्या करती है? वेट करती है। तो अगर हम लोग इसको देखें, यहां पर क्या हो गया? यहां पर ब्रेक डाउन हो गया। यहां पर क्या हो गया? यहां पर हो रही है फॉर्मेशन फिर से। अब ये वॉल क्या हो रही है? और भी थिक हो रही है। ये वॉल क्या हो रही है? और भी थिक हो रही है। क्या करते करते? वेट करते करते किसका? स्पर्म का वेट करते करते, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस का वेट करते करते ये वॉल और भी ज्यादा थिक होती है, ठीक है। यानी कि थर्ड फेज की जब लोग बात करते हैं, थर्ड फेज में क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम इज गेटिंग थिकर। यहां पर क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम थिक हो रही है, ठीक है। अब वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं यूट्रस की,
यूट्रस की हमने बात कर ली, सॉरी बच्चों। अब हम लोग जब बात करते हैं बच्चों ओवरी की, तो ओवरी में क्या हो रहा है, ओवरी में इस टाइम पे है ना फॉलिकल्स बनने शुरू होते हैं। फॉलिकल्स बनने कब स्टार्ट होते हैं, या मेंसेस का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का या लास्ट डे हो, सेकंड लास्ट डे हो, यानी कि फोर्थ या फिफ्थ, अगर हम लोग स्टैंडर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके चले तो फोर्थ या फिफ्थ डे से क्या स्टार्ट हो जाएगा, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि यहां से प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल बन रहा है, मैच्योर, और क्या हो रहा है, फिर हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है ना। तो ये जो पूरा पीरियड है बच्चों, है ना, ये जो पूरा पीरियड है जब फॉलिकल्स की डेवलपमेंट चल रही है, इस पूरे पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे पीरियड को हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। इस पूरे पीरियड को क्या बोल रहे हैं, फॉलिक्यूलर फेज बोल रहे हैं। वहीं पर अब ये क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हुआ था, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, फट जाता है, जिसके वजह से सेकेंडरी ऊसाइट, याद रखना है सेकेंडरी ऊसाइट निकलती है, ओवा नहीं निकलता है। तो यहां पर क्या हुआ, सेकेंडरी ऊसाइट बाहर निकली, यानी कि यहां पर हुआ ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। तो इस फेज को बोला जाता है बच्चों, इस फेज को बोला जाता है ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। और ये प्रोलिफरेटिव फेज कब तक चलता है, प्रोलिफरेटिव फेज चलता है बच्चों 14th डे तक। कब तक चलेगा, 14th डे तक। 14th डे के टाइम पर, जब 14th डे होगा आइडियल स्टैंडर्ड वाली साइकिल में, उस समय क्या होगा, आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा, यानी कि उस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। अब सेकेंडरी oocyte तो रिलीज हो गई है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद हमने पढ़ा था, जब हम लोग ग्राफियन फॉलिकल की डेवलपमेंट पढ़ रहे थे और हमने ओवरी का डायग्राम पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था यहां पर एक फॉर्मेशन होती है येलो बॉडी की, ठीक है। इस येलो बॉडी को बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, पढ़ा था ना, क्या बोला जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है। ये येलो बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके रिग्रेस होता है और फिर कन्वर्ट हो जाता है एक वाइट बॉडी में, जिसको बोला जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है, क्लियर है। ग्राफिन फॉलिकल था, ओव्यूलेशन हुई, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुई, फिर हमारा डेवलपमेंट शुरू हुआ कॉर्पस ल्यूटियम का। अब क्योंकि ल्यूटियम का डेवलपमेंट शुरू हुआ है, तो 14th डे के बाद जो फेज शुरू होता है, उस फेज को हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बच्चों ल्यूटियल फेज, ठीक है। और जैसे ही कॉर्पस एल्बिकन्स बनता है, उसके बाद फिर से एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि 28वां दिन है, और यहां से क्या होता है, एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो दो जगह पे चेंजेस होगी, एक हमारी यूट्रस में चेंजेस होती है और दूसरा हमारी ओवरी में। अब क्या एक चीज बताओ सबसे पहले, कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओवा रिलीज हो रहा है, ये जो ओव्यूलेटरी फेज में जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, क्या दोनों ओवरी हर एक साथ एक एक ओव्यूलेशन करती है, यानी कि क्या दोनों ओवरी में ओव्यूलेशन होती है, यानी कि एक ओवरी एक रिलीज कर रही है, एक ओवरी एक रिलीज कर रही है, ऐसा होता है, या फिर टर्न वाइज ऑल्टरनेटिवली होता है? सोचो, जल्दी सोचो, लेक्चर के एंड में इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब क्या हुआ, यूट्रस में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ब्रेकडाउन से, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, ब्रेकडाउन स्टार्ट हुई। तो जब एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो रही है, उस फेज को हमने बोला मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। अब ब्रेकडाउन होगी, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या प्रोसेस है, जब वो ब्रेकडाउन होके फिर से बनेगी, है ना। ब्रेकडाउन हो गई है, लेकिन फिर से अब क्या हो रहा है, अब एंडोमेट्रियम दोबारा बन रही है, और जब वो दोबारा बन रही है, यानी कि कुछ बन रहा है, कुछ प्रोलिफरेट हो रहा है, तो हम लोग उस दूसरे फेज को क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं।
अब प्रोलिफरेटिव फेज में जब ये एंडोमेट्रियम बन रही है, बनना अलग चीज है, ठीक है, लेकिन ये किस उम्मीद में बन रही है, ये इस उम्मीद में बन रही है कि अभी इम्प्लांटेशन होगी, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट आके उसके अंदर एम्बेड हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट अगर सोचो बच्चों एम्बेड होता है, यानी कि उस ब्लास्टोसिस्ट को हमें पूरे 9 मंथ्स तक इस एंडोमेट्रियम की जरूरत है। तो उस एंडोमेट्रियम को क्या होना पड़ता है, थोड़ा थिक होना पड़ता है। तो क्या होगा, फिर ये एंडोमेट्रियम थोड़ी सी थिक होगी। थिक होने के पीछे का रीजन क्या है, इम्प्लांटेशन के बाद इसको जरूरत पड़ेगी। लेकिन थिक होने के बाद ये कुछ दिन वेट करेगी, इसको पता लग जाएगा कि अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, ठीक है, ओवा और स्पर्म फ्यूज नहीं हुए हैं, स्पर्म आने में लेट हो गया है या स्पर्म आया ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, दोबारा यहां पर जाके शेड ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ये बात होगी जब हम लोग बात कर रहे हैं यूट्रस की, ठीक है। अब हम लोग जब बात करते हैं ओवरी की, ओवरी में अपना अलग सिनेरियो चल रहा है ना, इसकी अपनी अलग दुनिया है। ओवरी में चल रहा है फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद लास्ट डे के, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लास्ट डे में, 4th या 5th डे में क्या होता है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है, और फिर एक टाइम क्या आता है, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, जिसके वजह से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte जैसे ही रिलीज होगा, उस फेज को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, करेक्ट है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर हो गया है, इसके अंदर बहुत सारी थीका बनी थी, हमने देखा था थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और बहुत सारी चीजें इसमें फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। अब ये सारी क्या क्या होती है, ये सारी कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, एक हमारी येलो बॉडी है। ये येलो बॉडी क्या कर रही है, बाद में जाके कॉर्पस एल्बिकन्स बनाती है। तो ये जो पूरा फेज है ना, ये जो ल्यूटियम का डेवलपमेंट हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट हो रहा है, इसको बोला जाता है बच्चों ल्यूटियल फेज। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ल्यूटियल फेज, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब ये तो बात हो गई कि यूट्रस और ओवरी में क्या चेंजेस आए हैं, है ना, ये तो बात होगी कि यूट्रस और ओवरी में क्या चेंजेस आए हैं। लेकिन ये चेंजेस आए तो हार्मोन्स की वजह से है ना, ये चेंजेस आए तो हार्मोन्स की वजह से हैं। तो चलो हम लोग अब कर लेते हैं हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बच्चों हार्मोनल कंट्रोल पढ़ने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से हार्मोन्स जो है वर्क कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कौन कौन से हार्मोन्स वर्क कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो हमारा सबसे पहले जानना जरूरी ये है। तो एक तो हमने पढ़ा था कि ओवरी जो है सेक्स हार्मोन है, प्राइमरी सेक्स हार्मोन है। दो फंक्शन है इसके, एक फंक्शन क्या है, गैमीट फॉर्मेशन का, जो हमने देख लिया कैसे बना रहा है, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। तो क्या हो रहा है, एक कुछ हार्मोन्स ओवरी रिलीज कर रही है, ठीक है, और दूसरा क्या कर रहा है, एक हमारा मास्टर ग्लैंड है जिसका नाम है एंटीरियर, जिसका नाम क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी। कुछ हार्मोन्स कौन रिलीज कर रहा है, ओवरी रिलीज कर रही है, और वहीं पर कुछ हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है बच्चों। अब ओवरी कौन से हार्मोन रिलीज कर रही है, देखें जरा। ओवरी रिलीज करती है बच्चों ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। वहीं पर ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है बच्चों, ये रिलीज करती है
ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा रिलीज कर रही है फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब देखो नीचे वाले जो दोनों हार्मोन हैं, जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी जिस पे वर्क कर रहा है, ये दोनों हार्मोन क्या कर रहे हैं, चीख चीख के बता रहे हैं कि मैं किस चीज पे काम कर रहा हूं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम क्या है, कुछ फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, फॉलिकल्स को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो ये कहाँ काम आएगा, जब फॉलिकुलर बनेंगे, यानी कि जब प्राइमरी से ग्राफियन फॉलिकल तक बनता है, तब कौन सा हार्मोन मेनली वर्क कर रहा है, एफएसएच वर्क करता है उस समय। ठीक है, वहीं पर जब हमारा ल्यूटियम है ना, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा या रिग्रेस होगा, उसके बाद कॉर्पस एल्बिकन्स बनेगा, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, कौन सा हार्मोन वर्क करता है बच्चों उस समय वर्क करता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, क्लियर है। अब हमें इनका फंक्शन पढ़ना है कि कैसे कैसे काम कर रहा है। अब आपको ये तो पता होगा, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पिट्यूटरी दे रखा है तो दो लोब्स होते हैं पिट्यूटरी के, एक होता है एंटीरियर लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर यानी कि जो आगे है, पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाला। तो ये कौन कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये दोनों हॉर्मोन्स किसके कहने पे वर्क कर रहे हैं, को किसके कहने पे एंटीरियर पिट्यूटरी ये दोनों हॉर्मोन्स भेज रहा है। तो यहां पर एक और ग्लैंड का थोड़ा सा काम रहता है, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, बॉस है, प्रिंसिपल है सारे ग्लैंड्स का। ये हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को थोड़ा सा ऐसे रिलीज कर देता है, और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आगे जाके एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, बोलता है कि अब समय आ गया है ना, अब समय आ गया है कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को थोड़ा सा काम पे लगा दो, कब तक खाली बैठेंगे, है ना। तो फिर ये दोनों आगे जाके वर्क करते हैं। तो यहां पर तीन चीज वर्क कर रही है, ओवरी में कुछ हार्मोन्स, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स, और वर्क कर रहा है हाइपोथैलेमस का हार्मोन। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों। ठीक है, अब जब हम लोग इनका देखते हैं, वर्किंग देखते हैं, तो फिर से हम लोग ड्रॉ करेंगे 28 दिन की साइकिल को। ठीक है, 28 दिन की साइकिल को हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब क्या हो रहा है ना, अब क्या हो रहा है कि आपका जो जीएनआरएच है ना, दो जगह काम चल रहा है, एक आपकी यूट्रस में काम चल रहा है और एक आपके ओवरी में काम चल रहा है। ठीक है, दो जगह हमने काम देख लिया। अब दो जगह के हार्मोन्स के बारे में हमें पढ़ना है। एक है आपके ओवरी के हार्मोन्स के बारे में, मार्क कर लेते हैं। एक है आपके ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं बच्चे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स, ठीक है। अब ओवेरियन हार्मोन्स में कौन वर्क करेगा, कौन आएगा, ईस्ट्रोजन आएगा। लेकिन ईस्ट्रोजन को लाने के लिए, है ना, ईस्ट्रोजन को लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या होता है, यहां पर शुरू हो रही है ओवरी के अंदर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट। क्या हो रही है शुरू, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट शुरू हो रही है। उन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के लिए जीएनआरएच को मेहनत करनी पड़ेगी। जीएनआरएच को क्या करना पड़ेगा, जाके एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाना है। जीएनआरएच कहां जा रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जा रहा है। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रही है एफएसएच और रिलीज कर रही है एलएच। ये एफएसएच, जैसे कि ये नाम से भी पता चलता है, ये क्या कर रहा है, ये एफएसएच फॉलिकल्स बनाने में हेल्प करेगा। तो यानी कि एफएसएच रिलीज होगा बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, तो क्या होगा, यहां पर एफएसएच के लेवल्स होंगे थोड़े से बढ़ेंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है। हमने पढ़ा था क्या हो रहा है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है ओवरी के अंदर, तो यहां पर एफएसएच का लेवल जाएगा बढ़। अब
यहां पर जब ग्राफियन फॉलिकल्स बनेंगे, ग्राफियन फॉलिकल्स बनेंगे तो वहीं पर ओवरी में किसकी सिंथेसिस होगी, किसका स्टिमुलेशन, किसका सिक्रीशन होगा, यहां पर बच्चों सिक्रीशन होता है किसका, ईस्ट्रोजन का। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ईस्ट्रोजन का यहां पर सिक्रीशन हो रहा है, ये है आपका 14th डे। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन हो रहा है। अब ये ईस्ट्रोजन थोड़ा सा अच्छा है ना, अच्छा प्यारा ईस्ट्रोजन है ये। तो ये प्यारा ईस्ट्रोजन क्या करता है बच्चों, ये प्यारा ईस्ट्रोजन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके देता है एक पॉजिटिव फीडबैक की, बोलता है भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है और कर, मतलब इतना प्यारा फीडबैक देता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी खुश होके क्या करता है, ईस्ट्रोजन एफएसएच के साथ साथ क्या कर रहा है, एफएसएच के साथ साथ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी रिलीज कर देता है। इतना खुश हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी एक पॉजिटिव फीडबैक से, देखा, इसलिए एप्रिसिएशन क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। कभी कभी अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो वो लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो वो और अच्छा काम करते हैं, आपको और बेनिफिट उनको होता है और उनके साथ साथ आपको भी होता है, इसलिए एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। अब इस ईस्ट्रोजन ने क्या किया, इस ईस्ट्रोजन ने एंटीरियर पिट्यूटरी को अप्रिशिएट किया कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, करते रहे। अब इसके वजह से यहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, पहले तो उसने एफएसएच रिलीज किया था, है ना, फॉलिकल्स को बनाने के लिए, फिर यहां पर रिलीज होता है क्या, एलएच। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी इतना खुश है कि वो एलएच क्या होता है, बहुत ज्यादा रिलीज करता है। ठीक है, तो ये जब एलएच का लेवल है ना, जब ये एलएच का लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलएच सर्ज। ये क्या होता है, एलएच सर्ज। और क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो ईस्ट्रोजन था, इस ईस्ट्रोजन ने क्या किया, अप्रिशिएट किया इस एंटीरियर पिट्यूटरी को। अब सोचो, है ना, ये एलएच सर्ज कब होता है, ये एलएच सर्ज होता है ऑन दी 13th डे, मतलब 13th डे के आसपास, क्योंकि ये एलएच सर्ज होना एक सिग्नल है कि अब ओव्यूलेशन होगी। ये एलएच सर्ज होना सिग्नल है कि ओव्यूलेशन होगी। तो यहां पर एलएच सर्ज के बाद हो जाती है क्या, ओव्यूलेशन। एलएच सर्ज के बाद क्या हो रही है, यहां पर ओव्यूलेशन हो रही है। ठीक है, यानी कि ओव्यूलेशन के लिए एलएच बहुत जरूरी है। और एलएच कैसे आएगा, जब एफएसएच के वजह से ईस्ट्रोजन रिलीज होगा और ईस्ट्रोजन जाके अप्रिशिएट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है सबको, चलो ठीक है। अब हम लोगों ने बात कर ली एफएसएच की, एलएच की और ई की, ई यानी कि ईस्ट्रोजन। अब क्या हो रहा है, सोचो, अब बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। अब होता क्या है कि कॉर्पस ल्यूटियम को जब ये डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन लेकिन क्या करता है ये ईस्ट्रोजन, यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, यहां पर एफएसएच जाता है नीचे। ठीक है, एफएसएच का लेवल होता है लो, एफएसएच का लेवल लो हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, ईस्ट्रोजन बन रही है। यहां पर भी क्या हो रहा है, ईस्ट्रोजन की फॉर्मेशन हो रही है। ये अभी भी कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, दो हार्मोन रिलीज करता है। कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है ईस्ट्रोजन को और कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक है, अब ये कम क्यों हुआ, है ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन कम क्यों हुआ, अगर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कम हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप नहीं कर पाएगा। अब क्या किया, अब ईस्ट्रोजन ने ठान लिया, अब एप्रिशिएट नहीं करूंगा,
पॉसिबिलिटी नहीं है, अब नहीं करूंगा। अब इस ईस्ट्रोजन ने, जिसको अभी अभी कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या किया था, रिलीज किया था, सिक्रीट किया था, इस ईस्ट्रोजन ने एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाके दिया नेगेटिव फीडबैक। उसने बोला क्या कर रहा है ना, मत कर, जो भी कर रहा है मत कर। तो इसके नेगेटिव फीडबैक के वजह से, इस ईस्ट्रोजन के बच्चों नेगेटिव फीडबैक के वजह से आपका एफएसएच का लेवल कम हुआ, एफएसएच के लेवल के साथ साथ आपके एलएच का लेवल भी कम हो गया। क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बना, ग्राफियन फॉलिकल ने सेकेंडरी oocyte रिलीज कर दिया था, अब कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। अब जब ये कॉर्पस ल्यूटियम बना बच्चों, ये कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या रिलीज करे, दो हार्मोन्स, यहां पर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ईस्ट्रोजन जब रिलीज हुआ तो इस ईस्ट्रोजन ने इस बार क्या किया, एप्रिशिएट नहीं किया। अब जब इसने एप्रिशिएट नहीं किया, यानी कि इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को दिया है क्या, नेगेटिव फीडबैक। अब किसी को तुम डीमोटिवेट कर दोगे, फिर तुम उससे रिजल्ट की इच्छा रखोगे, मिलेगा तुम्हें रिजल्ट, नहीं मिलेगा। इसलिए खुद को भी डीमोटिवेट नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब इसको नेगेटिव फीडबैक मिला तो इसने एफएसएच और एलएच दोनों के लेवल्स क्या कर दिए, कम कर दिए हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर मैम तो बनाना भूल गई। अब यहां पर प्रोजेस्टेरॉन का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यहां पर प्रोजेस्टेरॉन बना है, ठीक है। यहां पर जब पहले एफएसएच रिलीज हुआ था, वहां से उन फॉलिकल से प्रोजेस्टेरॉन नहीं रिलीज हुआ था, सिर्फ ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ था। लेकिन जब कॉर्पस ल्यूटियम बना तो कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या किया, कॉर्पस ल्यूटियम ने आगे जाके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों को बनाया, ठीक है। तो ये सारा हुआ है हॉर्मोन्स का काम, है ना। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों, है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमें जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एक तो ओवेरियन हार्मोन्स वर्क कर रहे हैं और दूसरे कर रहे हैं एंटीरियर हार्मोन्स, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमारी होती है सबसे पहले फॉलिकुलर फेज आता है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही होती है। इस फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के वजह से फॉलिकल्स क्या करते हैं, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए एफएसएच, है ना। कुछ खाना है, मतलब कुछ काम करना है, उससे पहले एनर्जी चाहिए, तो खा के जाओगे या नहीं जाओगे। तो ये वही चीज है, ये जो एफएसएच है वही काम कर रहा है, फॉलिकल्स को बनाने में हेल्प करता है। अब जब ये फॉलिकल्स बनते हैं, ये फॉलिकल्स रिलीज करते हैं ओवरी के अंदर एक हार्मोन जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ईस्ट्रोजन को रिलीज करा। ये ईस्ट्रोजन को रिलीज किया, ईस्ट्रोजन है ग्रेटफुल, और ईस्ट्रोजन ने क्या किया, जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को दिया है बहुत सारा पॉजिटिव फीडबैक। यहां पर ईस्ट्रोजन ने क्या किया, पॉजिटिव फीडबैक दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी खुश है। एंटीरियर पिट्यूटरी इतना खुश है कि उसने बोला कि एफएसएच क्या, तुम एलएच भी रखो। तो उसने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने एलएच को रिलीज किया। एलएच को रिलीज करने के बाद क्या हुआ, एक टाइम आया कि एलएच का लेवल बहुत ज्यादा था, और उस टाइम को हमने बोला बच्चों एलएच सर्ज। हमने क्या बोला है उस टाइम को, हमने बोला है एलएच सर्ज, ठीक है। ये एलएच सर्ज कब अटेन होता है, ये अटेन होता है ऑन दी 13th डे, ठीक है। बाकी विमेन टू विमेन डिपेंड करेगा, उनकी साइकिल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे ही ये एलएच सर्ज आया, उसके अगले ही दिन क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गई, यानी कि सेकेंडरी oocyte हो गया है रिलीज। अब रप्चर हो गया है ग्राफियन फॉलिकल, उस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल की थीका से या बहुत सारी जो ग्रैन्युलोसा सेल्स थे उससे क्या बना, आपका कॉर्पस ल्यूटियम बना। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, ये एक तरह की येलो बॉडी है, ठीक है। अब इस कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या किया, ईस्ट्रोजन रिलीज करा और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करा, ठीक है। ईस्ट्रोजन यहां पर भी था, ईस्ट्रोजन यहां पर भी था, लेकिन अब जो ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ है उसमें आ गया घमंड, उसको लग रहा है उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, इसने जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को डीमोटिवेट करा, यानी कि नेगेटिव फीडबैक दिया। अब किसी को तुम नेगेटिव फीडबैक दोगे, वो तुम्हें क्या देगा, है ना, रिजल्ट तो नहीं देगा। तो क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ने
आपका FSH का लेवल और LH का लेवल दोनों ही लेवल क्या करे, गिरा दिए। अब जैसे ही LH का लेवल गिरा, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम के लिए जिस चीज की जरूरत थी वो तो बचा नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो गया कॉर्पस एल्बिकन्स में। ठीक है, ये क्या था, दिस वाज FSH और ये क्या था, ये है आपका LH। ठीक है, क्योंकि LH नहीं बचा तो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो गया कॉर्पस एल्बिकन्स में, और उसके बाद फिर से क्या हो गई, नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई। ठीक है, क्लियर है। और यहां पर भी क्या हुआ, रिलीज हुआ है प्रोजेस्टेरॉन, यहां पर भी रिलीज हुआ है। वहां पर प्रोजेस्टेरॉन की कोई भी एक्टिविटी शो नहीं हुई थी, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल्स में से क्या हुआ था, एक भी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब एक बार देख लेते हैं फिर से पीछे ये साइकिल। ठीक है, यूट्रस और ओवरी में चेंजेस आए थे। ठीक है, हमने 3 फेजेस पढ़े, यूट्रस में 3 फेजेस आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, अच्छा थर्ड फेज लिखना भूल गई। तो बच्चों थर्ड फेज होता है यहां पर क्या, सिक्रीटरी फेज। यहां पर क्या है, थर्ड फेज का नाम सिक्रीटरी फेज। वहीं पर जब हम लोग ओवरी की बात करते हैं, ओवरी में 3 फेज आ रहे हैं। पहले हो रहा है फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फॉलिकुलर फेज। फिर होता है ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ है 14th डे पे। और फिर हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ठीक है, अब हॉर्मोन्स में हमारे पास ये सारे हॉर्मोन्स हैं, काम करा है जिन्होंने, और ये एक्टिविटी हो रही है हमारे हॉर्मोन्स की। अब हम लोग इसको थोड़ा सा देख ले ग्राफ के तौर पे, या एक मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में कि आपको याद रहे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले आपका हाइपोथैलेमस ने, सबसे पहले आपके हाइपोथैलेमस ने GnRH को भेजा किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। ठीक है, अब इस एंटीरियर पिट्यूटरी के पास क्या क्या ऑप्शन है, ये एक रिलीज करता है FSH। जैसे ही FSH रिलीज हुआ है, FSH के रिलीज से क्या हुआ है, फॉलिकल्स डेवलप हुए हैं। फॉलिकल्स डेवलप हुए हैं, यानी कि फॉलिकल से क्या रिलीज हुआ है, ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ है। अब इस ईस्ट्रोजन ने क्या किया है, ईस्ट्रोजन ने जाके क्या किया था, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक दिया था। अब जैसे ही इसको पॉजिटिव फीडबैक मिला, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी ने LH को रिलीज कर दिया। अब इतना रिलीज किया, इतना रिलीज किया कि ये LH क्या आ गया, अपनी पीक पे आ गया, जिसको हमने बोला LH सर्ज। अब जैसे ही LH सर्ज हुई, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया ओव्यूलेशन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हो गया बच्चों ओव्यूलेशन। अब इस ओव्यूलेशन के बाद हमारी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं किसकी, कॉर्पस ल्यूटियम की। कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या रिलीज किया, ईस्ट्रोजन रिलीज किया और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज किया। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम ने ईस्ट्रोजन रिलीज किया और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज किया। अब ईस्ट्रोजन ने क्या किया, ईस्ट्रोजन ने जाके फिर से एंटीरियर पिट्यूटरी को दिया नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक के वजह से अब एंटीरियर पिट्यूटरी ने LH, और इस नेगेटिव फीडबैक के वजह से LH एंड FSH का लेवल हो गया है डिक्रीज। तो ये सारा क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा काम हो रहा है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सारे हार्मोनल कंट्रोल के काम हो रहे हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्लियर है बच्चों, ठीक है, ओके। नाउ अब क्या होगा,
हमने आज कवर कर ली है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल कवर कर ली है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका हम लोग थोड़ा सा जस्ट ले लेते हैं, ठीक है। उसको हम लोग को स्टार्ट करना है बच्चों, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट कर लिया बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हमने सारी बेसिक चीजें कर ली है, ठीक है। अब हमें मेन पार्ट पे आना है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। अब जब हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन टर्म सबने सुना है। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। लेकिन उस फ्यूजन के लिए क्या क्या जरूरी है, उस फ्यूजन के लिए, उस फ्यूजन को करवाने के लिए भी तो बहुत सारी चीजें लगेंगी। अब जब हम लोग मेन कुछ चीजों की बात करते हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे ओवा और स्पर्म एक साथ आने चाहिए। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे ओवा और स्पर्म एक साथ प्रेजेंट होने चाहिए। अगर गलती से भी स्पर्म लेट हुआ या जल्दी आ गया तो क्या होगा, तब फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और लेट हुआ तो बिल्कुल चांसेस नहीं है भाई कि अब तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती है। तो क्या होगा, सबसे पहले साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे ओवा एंड स्पर्म should be present at the same time, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है कौन सी, बताओ, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है कौन सी। हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सी है। तो बच्चों, ओविडक्ट का एक पार्ट है जिसका नाम है एम्प्यूला। तो इस एम्प्यूला में क्या हो रहा है, इस एम्प्यूला में हो रही है फर्टिलाइजेशन। इस एम्प्यूला में क्या हो रहा है, इस एम्प्यूला में हो रही है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब कौन कौन से केसेस है जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। जब हम बच्चों उन केसेस के बारे में बात करते हैं, कुछ केसेस हमने पढ़े थे जब हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, जब स्पर्म की कुछ कंडीशन हो सकती है कि नहीं हो पा रही है फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, कौन से केसेस, एक तो स्पर्म की मोटिलिटी कम होना, ठीक है, फिर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में चेंज, ठीक है, और क्या पढ़ा था, लेस स्पर्म काउंट, ठीक है। लेकिन ऐसे भी तो चांसेस हो सकते हैं कि स्पर्म की कोई गलती नहीं थी, है ना। हर बार गलती लड़कियों की नहीं होती, मतलब लड़कों की नहीं होती है, क्या बोल रहे हो, ठीक है। हर बार लड़कों, हर बार गलती लड़कों की नहीं होती। आई एम सॉरी फॉर दी हड़बड़ाहट, ठीक है। तो ये जो लेस स्पर्म काउंट है बच्चों, ये भी एक सिनेरियो है किसका, की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। लेकिन जब हम लोग विमेन की बात करते हैं, विमेन में कैसे सिनेरियो हो सकते हैं कि स्पर्म है, ओवा है, लेकिन क्या हुआ है, एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो विमेन बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, तो बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या काम करती है, बर्थ कंट्रोल पिल्स यही कर रही होती है कि वो आपके यूट्रस का एनवायरनमेंट चेंज करती रहती है, उस पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एनवायरनमेंट चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो जब एक फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म और ओवा को एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट नहीं मिलता, एक सही एनवायरनमेंट नहीं मिलता, उस टाइम पे क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो जब हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या क्या मोटिव रहेगा, हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन के बारे में, जिसके अंदर हमने पढ़ना है एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद हमने पढ़ना है जाइगोट से लेके कहां तक, ब्लास्टोसिस तक की फॉर्मेशन,
और हमें पढ़ना है इम्प्लांटेशन के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल कवर करी और थोड़ी सी हिंट ली है फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आपको क्या करना है, एनसीईआरटी वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला फेज आपको पढ़ना है। वो ग्राफ आप लोग अब पढ़ के देखिएगा, बहुत इजी लगेगा, क्योंकि हमें नहीं पता था क्या चीज कहाँ से शुरू हो रही है, बट आपको अब सब पता है। तो अब जब वो आप ग्राफ देखोगे तो आप बहुत नए पर्सपेक्टिव के साथ देखोगे, तो वो आपको समझ आएगा। ठीक है, और उसके नीचे जो भी लिखा हुआ है वो पूरा पैराग्राफ आप पढ़िएगा। ठीक है, एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है, हर बार बोलती हूँ, इस बार भी बोल रही हूँ, एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है। बेस्ट फ्रेंड है, आपकी सहेली है, सहेली। ठीक है, तो चलो बच्चों, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।